नहीं मनोज, अगर आपको याद, चैप्टर 3 पढ़ना शुरू किया था। हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी चैप्टर 3 के अंदर डायरेक्टर्स की पावर्स के ऊपर। मेरा ख्याल है याद कर ली होंगी आप। रिक्वेस्ट की थी आपसे कि मेरे बच्चे कम से कम 8 पावर्स, वो वाली जो किताब वाली है, अपने वाली नहीं जो आप लोग खुद करेंगे उसका जो हशर, तो 8 किताब वाली पावर्स को आपने याद करके रखना है। पास पेपर उठा के देख लें कितनी दफ़ा पूछा हुआ उसने। और उसके बाद फिर मेरे बच्चे एक और 3 नंबर का बड़ा अहम है कि डायरेक्टर्स की वो पावर बता दें जो डायरेक्टर जनरल मीटिंग के थ्रू यूटिलाइज करेंगे। तो 3 तरह की पावर्स हैं मेरे बच्चे डायरेक्टर्स की जो जनरल मीटिंग के थ्रू यूटिलाइज हो सकती हैं या एक्सरसाइज हो सकती हैं। एक तो कब कब बोला, अगर आपने सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द एसेट्स या अंडरटेकिंग बेचनी हो, उसके बाद सब्सिडी बेचनी हो, या उधार माफ करना हो, या उसको एक्सटेंड करना हो। ये 3 काम मेरे बच्चे हमेशा मेंबर से पूछ के। उसके बाद हमने यहीं पे डिस्कस किया था, अगर एक लिस्टेड कंपनी अपने एसेट्स को अंडरटेकिंग को ऐसे बेच रही हो जैसे लग रहा हो कि शायद वो वाइंड अप हो रहे हैं, तो उससे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, एक वायबल अल्टरनेटिव बिजनेस प्लान बना के उसको अथेंटिकेट करके मेंबर्स के सामने रखना पड़ेगा। और मेंबर जब इजाजत दे देंगे उसकी, तो फिर मुझे बताएं कितने अरसे में इंप्लीमेंट करना है उसको। 1 साल के अंदर। और अगर इंप्लीमेंट ना हुआ, वो वॉइड हो जाएगा, आपको नए सिरे से इजाजत लेनी होगी। उसके बाद मेरे बच्चे हमने ड्यूटीज की बात की थी। ड्यूटीज में हमने डिस्कस किया था कि बेटा ड्यूटी वो तो आपने हर सूरत पूरी करनी है। और कौन कौन सी ड्यूटीज थी, अगर आप वैसे देखें, चले मान लें कि आप नहीं यहाँ से पढ़ रहे, कौन कौन सी ड्यूटीज थी कि कैसे डायरेक्टर ने कंपनी चलानी है। एक तो आर्टिकल्स के मुताबिक चलानी है, और फिड्यूशियरी जो उसकी रिलेशनशिप है उसकी भी वायलेशन नहीं करनी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उसमें कभी बीच में नहीं आना। कंपनी एक्ट और बाकी लॉज हैं उनको फॉलो करना है, जो गवर्नेंस के बाकी इस तरह के जो भी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह। तो कभी भी कोई अनफेयर गेन या एडवांटेज वो नहीं हासिल करना। तो कभी भी का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं करना, यही ड्यूटी थी ना उसकी। उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी तो कह सकते हैं ना वो, हाँ, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस वो नहीं करनी। वो भी क्या है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं एक्सेप्ट करना। याद है ना, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या हो जाता था, ऑफिस वेकेट हो जाता था। सादा अल्फाज में जिन जिन चीज़ों से ऑफिस वेकेट हो रहा हो वो भी आप ड्यूटी में रख सकते हो, ये काम नहीं करने आप। अगर मान लो कि वैसे मैं कह रहा हूँ, अगर बुरा वक्त चल रहा हो ना, कोई चीज़ दिमाग में आ रही हो, तो जिन बेसिस पे ऑफिस वेकेट हो रहा ना, वो हरकतें भी नहीं करनी हो, ऐड कर दीजिएगा। है लगातार 3 मीटिंग ना छोड़ना, ड्यूटी है तेरी, बगैर लीव के। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, बुरे वक्त में इस तरह का सहारा ढूंढ लेना। ये ना हो कि माशाल्लाह बुरा वक्त ही ढूंढ रहे हो, यही काम करना हो, तैयारी करके जाइएगा। ले बेटा। उसके बाद कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि मान लो अगर कोई ड्यूटी पूरी नहीं करता डायरेक्टर, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था अगर कोई डायरेक्टर ड्यूटी पूरी नहीं करता, तो कंपनी के पास इख्तियार है, वो उसको रेटिफाई कर सकते हैं। अगर कंपनी ने रेटिफाई ना किया, तो जो ड्यूटी पूरी नहीं की होगी वो डायरेक्टर खुद ही भुगतेगा वो मामला। उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। हो सकता है थर्ड पार्टी को कंपनी जिम्मेदार हो, लेकिन वो लॉस बाद में किससे रिकवर करेगी, उस डायरेक्टर से। याद है, अगर जिन लोगों ने बीलो पढ़ लिया हो या जिन्होंने भी पढ़ना है, पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई पार्टनर 2 नंबरी करता था थर्ड पार्टी के साथ, वैसे तो ओवरऑल फर्म जिम्मेदार होती थी, लेकिन बाद में उस फ्रॉड से जो नुकसान होता था, बाकी पार्टनर मिलकर उसी पार्टनर से रिकवर करते थे जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया होता था। सेम यहां पर भी, अगर डायरेक्टर ने ड्यूटी पूरी ना की, फर्म कंपनी का नुकसान हुआ, तो बच्चे हो सकता है कंपनी उसको रेटिफाई कर दे। अगर तो कंपनी ने रेटिफाई कर दिया तो फिर कंपनी खुद ही उस नुकसान को बर्दाश्त करेगी। लेकिन अगर कंपनी ने उसको रेटिफाई ना किया, तो वही डायरेक्टर उसको बर्दाश्त करेगा जिसने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया होगा। तो ये मेरे से रेटिफिकेशन का हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद अगर कोई कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई रिक्वायरमेंट आ गई, तो उसको भी वो कंप्लाई करेंगे डायरेक्टर्स। लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर, ये मेरे आज से हमने पढ़ना शुरू करना। वैसे तो हमें पता है कि बचपन से हम पढ़ के आए कि कोई डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स अगर वो विद एन अथॉरिटी काम कर रहे हो, तो उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। याद है ना, नो लाइबिलिटी डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स की। मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिट हुआ करती थी, और कंपनी की खुद की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हुआ करती थी। अब मेरे बच्चे लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफिसर, लेकिन यहाँ पे हम कुछ और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे एक कंपनी, या ये कह लें कंपनी के डायरेक्टर्स, किसी दूसरे डायरेक्टर को या चीफ एग्जीक्यूटिव को या कंपनी के किसी ऑफिसर को कहेंगे आप कानून की खिलाफवर्जी कर दो। देखो ये ना अभी ये वाला हम पॉइंट पढ़ के आए थे। अगर कोई बंदा गलती कर दे, देखो इंसान से गलती हो सकती है। अगर किसी डायरेक्टर ने ड्यूटी पूरी करनी थी, कोई इंसानी गफलत की वजह से अगर उसे ड्यूटी पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पे हम पढ़ के आए कि कंपनी क्या कर देगी, उसके इस अमल को रेटिफाई कर देगी। और शायद जो भी नुकसान हुआ हो कंपनी का या जो भी है, वो कंपनी खुद बर्दाश्त करेगी, वो डायरेक्टर के खाते में नहीं डालेगी। अब मेरे बच्चे यहाँ पे एक अजीब सी चीज पढ़ने जा रहे हो। कंपनी के कुछ बड़े, कंपनी के कुछ दूसरे लोगों को कह रहे होंगे ऐसा कर लो, कानून की खिलाफवर्जी कर दो। कानून की खिलाफवर्जी कर दें, उस खिलाफवर्जी से आपका जितना भी नुकसान होगा ना, वो नुकसान हम पूरा कर देंगे। बड़ी अजीब सी बात। जैसे मैं आपको कहता हूँ खुदा ना खासा ऐसा करो, वो बंदा सामने जा रहा है, उसकी टांगे तोड़ दो। आप कहेंगे सर मेरे पे पर्चा हो जाएगा, है, मैं जेल में सड़ूंगा, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा सर। मैं कहता हूँ मैं
जितना आपका नुकसान होगा ना, मैं नुकसान पूरा कर दूंगा, आप उसकी टांगे तोड़ दो। अब मेरे बच्चे इस तरह की, अच्छा आप कहते हैं सर हो सकता है आप मुकर जाएं, मैं कहता हूं आ जाओ हम लिख कर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपका जितना नुकसान होगा वो नुकसान मैं पूरा कर। अब सेम मामला यहां पे कंपनी कर रही हो। कंपनी यहां पे किस तरह की कानून तोड़ने की बात कर रही हो कि जैसे चीफ एग्जेक्टिव को कहेगी, आगे जाके हमने पढ़ना डिविडेंड के चैप्टर में, कि जब एक दफा डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए ना बच्चे, उसके बाद 10 दिन के अंदर चीफ एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी हुआ करेगी उस डिविडेंड को पे करना। दोबारा सुन लो, जब डिविडेंड एक दफा डिक्लेयर हो जाया करेगा, उसके बाद कानून ने, कंपनी एक्ट 2017 ने किसकी जिम्मेदारी लगाई हुई है? चीफ एग्जेक्टिव की, कि 10 दिन के अंदर लाजमी डिविडेंड पे करते हैं। अगर उसने डिविडेंड पे ना किया तो आगे जाके डिस्कस करेंगे, उसको 2 साल तक कैद हो सकती है, 5 मिलियन तक उसको फाइन हो सकता है, और 5 साल के लिए उसको नाहिल कर दिया जाएगा। किसको बोला? चीफ एग्जेक्टिव को। अब यहाँ पे बाकी डायरेक्टर, अज्यूम कर लो कंपनी ने डिविडेंड वो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद कंपनी पे कोई हादसा हो गया, कंपनी को खुद को पैसों की जरूरत पड़ गई, और उससे पैसा बड़ा सारा पड़ा हुआ था, लेकिन ये जो पैसा है ये सारा शेयर होल्डर का पड़ा हुआ है जो डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका था। अब ये जो डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका था, ये पैसा पड़ा हुआ है, ये सारा पे करना शेयर होल्डर को किसकी जिम्मेदारी थी? चीफ एग्जेक्टिव की। कंपनी के बाकी डायरेक्टर चीफ एग्जेक्टिव को बुला के कहते हैं वो देख इधर आ, ऐसा कर तो डिविडेंड पे ना कर। कहता है सर अगर पे ना किया तो देख ये सजाएं मिलनी है मुझे। तो कंपनी के डायरेक्टर कहते हैं कि आपका जितना नुकसान होगा ना इस अमल की वजह से, ये गैर कानूनी काम करो, आपका जितना नुकसान होगा वो हम पूरा करेंगे। चीफ एग्जेक्टिव अज्यूम कर लो, मान लो कि उसकी बातों में आ गया, वो कहता है सर अगर आप मुकर गए, वो कहते हैं हम लिख कर ये बात आपको दे देते हैं, आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आपका जितना नुकसान होगा वो नुकसान हम पूरा करेंगे, आप ये कानून तोड़ दो। लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट ना बोलें इसके लिए, ये एग्रीमेंट लफ्ज बोलें। या वो कहता है कि सर अगर मुझे आपके एग्रीमेंट पे भी भरोसा है, आप मुकर सकते हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ले हम आर्टिकल्स में तरमीम करवा के आर्टिकल में ऐड करवा देते हैं कि अगर हमारे कहने पे चीफ एग्जेक्टिव डिविडेंड पे नहीं कर रहा होगा, उसका जितना नुकसान हुआ करेगा हम पूरा किया करेंगे, हम ये बात आर्टिकल में लिख देते हैं। इससे बढ़ के हम आपको क्या तसल्ली दें? अब खुद सोचो, मुझे ये बताएं मेरे बच्चे, ये जो उसको कह रहे हैं डायरेक्टर चीफ एग्जेक्टिव को करने के लिए, आपको लग रहा है कि उसको कानून तोड़ने का कह रहे हैं? पक्की बात है कानून तोड़ने का कह रहे हैं, और साथ उसको ये भी कह रहे हैं कि आप कानून तोड़ दो, उस कानून के तोड़ने से आपका जितना भी नुकसान होगा वो हम पूरा करेंगे, यानी कि कंपनी उसको पूरा करेगी। तो यहां पे मेरे बच्चे कानून बीच में आ गए। कानून कहता है कि जब कंपनी के इस तरह डायरेक्टर वगैरह किसी, या कंपनी किसी को ये कह रही हो कि आप कानून तोड़ दो, कानून तोड़ने से आपका जितना नुकसान होगा वो कंपनी पूरा करेगी, इस तरह की कंपनी कोई हरकत नहीं कर सकती। देखो, जब आपका नुकसान हो कंपनी की वजह से, उस नुकसान को पूरा करने को कहते हैं इंडेमनिफाई करना। अगर आप, ये सीएफए कंपनी है और आप सीएफए में काम करते हो, यहाँ पे डायरेक्टर, चीफ एग्जेक्टिव, सीएफओ कुछ भी हो, अगर आपका सीएफई की वजह से नुकसान हुआ ना, तो उस नुकसान को सीएफई पूरा करेगा। इसके लफ्ज क्या बोलते हैं? इंडेमनिफाई करना। जैसे जस्ट एग्जांपल, हमारे वो दूसरे कैंपस में आपको पता है कि शुरू के अंदर वो जो ये था डेंगू, इसके बारे में बड़ी वो सर्विलेंस हुआ करती थी, बड़ा छापे पड़ा करते थे इस तरह का सारा। अच्छा हुआ क्या कि वो आए, वो डेंगू वाले, वो सीधा ही छत पे है, वहाँ पे वो पानी की टैंकी, वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी गिरता होगा, जमा हुआ होगा, वहाँ पे उनको डेंगू का लार्वा मिल गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सलीम साहब के ऊपर केस कर दिया जाके, पर्चा होता था उसके ऊपर, यानी कि जो भी बंदा वो जिम्मेदार हो जाए, उन्होंने सलीम साहब के ऊपर केस कर दिया। आप खुद सोचें, वो जो ऊपर डेंगू के मच्छर और जो लार्वा, वो सलीम साहब ने पाले हुए थे। वो तो बेचारे यही थे ना कि सलीम साहब यहाँ पे काम करते हैं, इस वजह से पर्चा उनके ऊपर हो गया। अब मेरे बच्चे, क्या सीएफई की वजह से सलीम साहब का नुकसान हुआ? पर्चा हुआ, उनके पैसे लगे या वर्स। अब सीएफई जब उस नुकसान को पूरा कर रही होगी तो इसको कहेंगे सीएफई क्या कर रहा है? इंडेमनिफाई कर रहा है। इसमें तो कोई मसला नहीं। जब आपकी वजह से किसी का नुकसान हो जाए तो आप उस नुकसान को जब पूरा कर रहे हो तो लफ्ज क्या बोलते हैं? इंडेमनिफाई करना। इसीलिए जब कंपनी की वजह से किसी का नुकसान हो जाए तो कंपनी उसको क्या करती है? इंडेमनिफाई कर दिया करती है। ये लॉ है। अगर कंपनी, याद है वो जब हमने वो पढ़ा था फर्स्ट शेड्यूल का टेबल है, उसका जो सबसे आखिरी एलिमेंट था, मैंने तो बहुत रटा हुआ है ना, आपने पता नहीं उस लेवल का रट्टा लगाया भी अगले, मैंने तो टका के रट्टा लगाया हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल के एलिमेंट्स देखना, उसका सबसे आखिरी जो लिखा हुआ है वो इंडेमनिफाई लिखा हुआ है। वो इंडेमनिफाई का मतलब क्या था कि अगर कंपनी की वजह से किसी का नुकसान हुआ करेगा तो कंपनी क्या कर देगी? उसको पूरा कर दिया करेगी जितना नुकसान होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब यहां पे अज्यूम कर लो, ये तो एक जनरल रूल है, असूल है कि कंपनी की वजह से किसी का नुकसान हुआ तो कंपनी पूरा करेगी, लेकिन इस असूल को उन्होंने कहा कि इतना ना अप्लाई करना शुरू कर देना कि आप किसी को यह कहेंगे आप कानून तोड़ दो, कानून तोड़ने की वजह से जो आपका नुकसान होगा वो भी हम पूरा करेंगे। ये नया टॉपिक हुआ, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। इसको बड़े ध्यान से मेरे बच्चे, मैं भी नहीं इसको इतना वो डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कंपनी किसी को कहे कि गैर कानूनी काम करो, वो गैर कानूनी काम करने से आपका जितना नुकसान होगा वो नुकसान हम पूरा करेंगे, इस तरह की इंडेमनिफिकेशन वॉइड है, ये अलाउ नहीं है। वैसे वैसे जेन्युइन किसी का नुकसान हो जाए वो पूरा करेगी कंपनी, लेकिन कानून तोड़ने का कंपनी खुद ही बोले और साथ उसे ये भी वादा करे कि आप
ये गैर कानूनी काम करो, आपका जो नुकसान होगा हम पूरा करेंगे, कानून ने इसको मना कर दिया है। कंपनी इस तरह के लोगों के नुकसान पूरे नहीं करेगी। अब चीफ एग्जीक्यूटिव अज्यूम कर लो, कंपनी ने, डायरेक्टर ने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव को आप डिविडेंड पे ना करो, आपका जो नुकसान होगा हम पूरा कर लेंगे, चाहे उसके साथ लिखकर तय कर लें, चाहे ये बात आर्टिकल में ऐड कर दें, कंपनी इस नुकसान को पूरा नहीं करेगी। इस इंडेमनिफिकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। हम वो इंडेमनिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं जिन इंडेमनिफिकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। और वो कौन सी इंडेमनिफिकेशन है? जो कंपनी खुद किसी को कानून तड़वाए और उसको कहे कि कानून तोड़ने से जो तेरा नुकसान होगा वो नुकसान हम पूरा करेंगे, इस तरह की इंडेमनिफिकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। हमारे मुल्क में सियासतदान कर सकते हैं, बाकी सब लोग करते हैं, ब्यूरोक्रेट वर्स वगैरह अपने एम्प्लॉयज के थ्रू, अपने बाकी लोगों के थ्रू ये काम करते हैं और फिर उसको नुकसान को पूरा करते हैं। कंपनी भी एक इंसान है, इस इंसान को ये हरकतें करना मना है क्योंकि ये उन सियासतदानों के कारोबार है। याद रखेंगे मेरे थोड़ी सी बात। इसी तरह चले, ये शायद आपको समझ ना आ रही हो, अज्यूम कर लो कल आप बड़े होंगे तो इंशाल्लाह अपनी फर्म बनाएंगे, तो और उसके जरिए आप ऑडिट किया करेंगे। जब ऑडिट किया करेंगे तो आपके उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर दिया करेंगे, तो हजारों लोग की जो लोग होंगे वो भरोसा करेंगे, उस भरोसे की बेस पे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कंपनी के अंदर। कि आप ये कह देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो लोग उस पर भरोसा करते हुए उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है तो लोग उससे भी भरोसा करते हुए उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से रुक जाएंगे। इतना इतना लोग रिलाय करेंगे आपके ऊपर। अज्यूम कर लो एक आप सीएफई का ऑडिट करने के लिए आए, हमें पता कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब बनाई हुई, हमें पता, और आपको बड़ी आसानी से मिल भी जाएंगे, रौला ही कौन, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप ढूंढ लोगे उस बात को। तो अब हमने आपको ऑफर की कि बेटा आप ऐसा करो, आप साफ सुथरी रिपोर्ट दे दो, क्या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, जबकि इनके अंदर फ्रॉड हुए हुए हैं, लेकिन आप साफ सुथरी रिपोर्ट दे दो। आप कहते हैं सर साफ सुथरी रिपोर्ट दूंगा तो कल मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और मेरे खिलाफ जब कार्रवाई शुरू होगी तो हो सकता है सर मुझे कैद हो जाए, फलाने मामला, मुझे जुर्माना पे करना पड़ जाए, इवन यहाँ तक हो सकता है सर आई क्या मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर दें। कंपनी कहते थे बता तो जिंदगी में कितना का कमा लेगा इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बेस। उसने कहा कि सर लग रहा है कि 100 करोड़ कमा ही लूंगा। उन्होंने कहा कि हम पे कर देंगे आपको, आप इसको कह दो कि रिपोर्ट सही, अरबों खरबों का मामला, तू 100 करोड़ को लेके बैठा हो, तो ऐसा कर, इसको कह दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तेरा जितना नुकसान होगा हम पूरा कर देंगे, जो तेरा नुकसान होगा। अब मुझे बताओ, कोई कानूनी काम करने को कह रहे हैं या गैर कानूनी काम करने को कह रहे हैं? गैर कानूनी काम करने को कह रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि सर अगर आप मुकर गए, तो उन्होंने लिखकर आपसे तय कर लिया, इस लिखे हुए की कोई हैसियत होगी? कोई हैसियत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सर फिर भी हो सकता है सर आप लिखा हुआ भी मुकर दें, तो उन्होंने आर्टिकल्स में लिखकर ऐड करके आपको कह दिया, अब खुश हो। आर्टिकल में लिखी हुई इस बात की भी कोई हैसियत नहीं होगी। याद रखेंगे, कंपनी किसी को कानून तोड़ने का कह रहा हो, इलीगल काम करने का कह रही हो, और उसको साथ ये भी कह रही हो कि ये इलीगल काम करो, आपका जो नुकसान होगा हम पूरा करेंगे, इस तरह ये इंडेमनिफिकेशन कहलाती है। वैसे इस तरह की इंडेमनिफिकेशन के ऊपर क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। प्रोहिबिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। मतलब हो सकते हैं कुछ इंडेमनिफिकेशन, यानी कि इंडेमनिफिकेशन के ऊपर ही प्रोहिबिशन है, कंपनी कभी भी किसी के नुकसान को पूरा नहीं करेगी। आगे जाके जब इस तरह के जनरल टॉपिक आएंगे वो भी अभी एक्सेप्शन देखेंगे। फिलहाल इसको रीड कीजिएगा, बड़ी अजीब सी लीगल वर्डिंग। कह रहे एनी प्रोविजन, चाहे वो, यानी कि कोई भी शिक, चाहे कोई वादा, चाहे वो आर्टिकल में लिखा हो, इन एनी, चाहे वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो विद ए कंपनी, यानी कि कोई इंसान, ये कंपनी है और कोई इंसान आके इससे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, चाहे इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंपनी ने ऐसी कोई चीज़ आर्टिकल में लिख ली हो, किस चीज़ की, कि आपका जितना नुकसान होगा हम उस नुकसान को पूरा कर देंगे, या आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। एग्जेम्प्ट है, आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। exempting any officer or auditor of the company from or indemnifying him against, यानी कि या तो उसको आप कह रहे हैं कि आपका जो नुकसान होगा, यानी कि आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, आप एग्जेम्प्ट हैं, वो हम खुद ही भुगत लेंगे, या आपका जो नुकसान होगा हम क्या करेंगे, उसको, उसके नुकसान की भरपाई भी कर देंगे आपकी। किस चीज के लिए? जो भी लाइबिलिटी आपके सर पे पड़ेगी, किस वजह से सर? बाय विर्च्यू ऑफ एनी लॉ अदरवाइज अटैच टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी कि कानून ने उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां लगा रखी थी कि भाई आपने इस मामले में नेग्लिजेंस नहीं बरतनी, लेकिन कंपनी खुद कह रही है कि नेग्लिजेंस बरतो, आपने इस काम में डिफॉल्ट नहीं करना। आप खुद, कंपनी कह रही है आपको इस काम में डिफॉल्ट कर दो, आपने ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं कर दी, आप, कंपनी कह रही है कि ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दो या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये कर दो, विच ही मे बी गिल्टी इन रिलेशन टू द कंपनी shall be void except as specified below। कहता है ये जो हम नीचे आपको एक एक्सेप्शन दे रहे हैं, इसके अलावा इस तरह का किसी से भी वादा करना, चाहे लिखकर चाहे आर्टिकल में ऐड करके, कि आप ये अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें, इस जिम्मेदारी पूरी ना करने से या ये गैर कानूनी काम करें, इस गैर कानूनी या गैर जिम्मेदारी बरतने पे आपका जितना भी नुकसान होगा वो नुकसान हम पूरा कर देंगे, इस तरह की कोई भी बात वो क्या होगी, वो वॉइड होगी, इसकी कोई कानूनी हैसियत
नहीं, और कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। अजीब से अल्फाज हैं, चाहे इसको वही बात इसको कॉपी करके दे दीजिएगा उसको, चैट जीपीटी को, वो आसान करके आपको बता देंगे। समझाना ये जा रहा है कि कंपनी अगर किसी भी इंसान से वादा करे उसको एग्जेम्प्ट करने का या उसको इंडेमनिफाई कर, दो अल्फाज बोल रहा है, या तेरा तेरा नुकसान नहीं होगा भैया, है, या जो होगा भी हम क्या कर देंगे उसको पूरा कर देंगे। चाहे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, वो लिख कर तय कर लें उसके साथ, चाहे वो बात आर्टिकल के अंदर लिखी हो, इस तरह की बात आर्टिकल में कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। और इस तरह का कोई भी वादा वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। होगा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगला बंदा कहिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो लॉ उसको क्या कह रहा है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आप भी ना करना। अगर आप सीएफओ हैं या आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या आप ऑडिटर हैं, इस तरह का कंपनी से कोई वादा ना करना, कॉन्ट्रैक्ट ना करना, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो जस्ट एक एग्रीमेंट होगा, और वो भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, जो बिलो में हम पढ़ रहे हैं। याद रखेंगे मेरे अच्छे इस बात को, अजीब सी है लेकिन बस आप सादा करके इसको याद रखना। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, यानी कि ये नुकसान हो तो ये पूरा करेंगे आप, और कर भी सकती है कंपनी। एक एक्सेप्शन यहाँ पे बता रहा हूँ, एक एक्सेप्शन आगे जाके मेरे अच्छे आपको चैप्टर 10 के अंदर फिर दोबारा बताऊंगा। बेटा एक्सेप्शन क्या है, अज्यूम कर लीजिए सारे डायरेक्टर हैं, ये इनका सीएफओ। अच्छा, सीएफओ उसके पास बड़ा पैसा है, उसने अच्छी कोई बड़ी गाड़ी भी खरीद रखी है, तो ये डायरेक्टर सोच रहे हैं, यहाँ लगता है हमारा सीएफओ दो नंबरी कर रहा है कंपनी के अंदर। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलकर सीएफओ के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि तू फ्रॉड कर रहा है, और उसके ऊपर केस करवा दिया। अब वो मामला चला गया अदालत में, जब अदालत में गया होगा तो मेरे अच्छे जाहिर बात है वो जो सीएफओ है वो भी डिफेंड करने के लिए पहुंचा होगा, उसको भी बेचारे को किसी लॉयर को हायर करना पड़ गया होगा, उसका भी खर्चा हुआ होगा। और आखिर पे जो अदालत का फैसला आया, वो जो फैसला आया, दो तरह का फैसला हो सकता है कि या तो ये जो बेचारा सीएफओ है ये बरी है, या इसने वाकई ही फ्रॉड किया है। अगर तो सीएफओ अपनी बरीयत साबित करने में वहां पे कामयाब हो गया, तो जितना इसका नुकसान हुआ होगा इस इल्जाम की वजह से, कंपनी उसको इंडेमनिफाई करेगी। ये इंडेमनिफाई करना अलाउ है, यानी कि आप किसी पे इल्जाम लगा दें और वो बंदा जाके अदालत में उस इल्जाम से बरी हो जाए बाइज्जत, तो याद रखना कि वो उसका आपके इल्जाम की वजह से जितना खर्चा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, वो कंपनी क्या करेगी, उसको इंडेमनिफाई करेगी। लेकिन अगर वो वाकई साथ साबित होगा तो फिर कंपनी को इंडेमनिफाई करने की क्या जरूरत है, याद रखेंगे मेरे बच्चे। तो ये एक्सेप्शन यहाँ पे एक दे रखे, एक आगे जाके जब आएगा वो टॉपिक में यहीं पे वो कर दूंगा, ताकि अगर वो पूछे पेपर में कि बताएं वो कौन सी इंडेमनिफिकेशन जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, और उसकी एक्सेप्शन भी बता दें। यानी कि दो तरीके, दो चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, जो इंडेमनिफिकेशन रिस्ट्रिक्टेड है वो भी बता दें, और जो एक्सेप्शन है वो भी बता दें। एक एक्सेप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, एक जब वो होगी वो भी साथ ही ऐड कर दीजिएगा, चाहे वो दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, दोनों बिल्कुल वैलिड। बेटा whoever a company is not prohibited, यहाँ पे कंपनी को मना नहीं किया गया, इसका मतलब शायद ये लफ्ज यहाँ पे प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है, ऊपर भी जो लफ्ज रिस्ट्रिक्शन वाला मुनासिब नहीं है, ये भी एक्चुअली कौन सा, फिर ये प्रोहिबिशन ही है। बात समझ आ रही है, क्योंकि ये किसी तरीके से भी अलाउ नहीं करेंगे उसको। हाँ, ये कहता है ये प्रोहिबिशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। कह रहा है कंपनी इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंडेमनिफाइंग एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर अगेंस्ट एनी लायबिलिटी इंकर्ड बाय एनी ऑफ देम इन डिफेंडिंग एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। यानी कि उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा और उसने क्या किया, उस प्रोसीडिंग, उस इल्जाम को या उस मुकदमे को डिफेंड किया, इन विच जजमेंट इज गिवन बाय द कोर्ट इन हिज फेवर, और कोर्ट ने भी मेरे बच्चे जो फैसला किया वो उस बंदे की जिसपे ऊपर कंपनी ने इल्जाम लगाया था उसकी फेवर में कर दिया, आर इन विच एनी ऑफ देम इज एक्विटेड, या वो बरी हो गया, irrespective of the fact that whether the proceeding against any of them were in respect of civil or criminal nature। यानी कि आपने चाहे उनके ऊपर सिविल कोई केस बनाया हो, चाहे उनके ऊपर कोई क्रिमिनल नेचर का केस बनाया हो, आपने अगर इल्जाम लगा दिया ये मनशियात बेचता है यहाँ पे, या ये फलाना करता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कोई भी इल्जाम लगा दिया और वो उस बंदे ने जाके उस इल्जाम को डिफेंड कर लिया, मतलब वो बरी हो गया, तो फिर उस इल्जाम की वजह से उस बंदे का जितना नुकसान हुआ होगा वो कंपनी क्या करेगी, इंडेमनिफाई करेगी। याद रखेंगे, यानी कि ये वॉइड नहीं है, ये वैलिड है, ये कानून कह रहा है, ये आप करेंगे। ले बेटा, अभी अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा वो कौन सा था बोला, रिस्ट्रिक्शन और इंडेमनिफिकेशन। कौन सी इंडेमनिफिकेशन हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, वैसे वो लफज प्रोहिबिशन ही है, चाहे लफज रिस्ट्रिक्शन बोल दो चाहे प्रोहिबिशन बोल दो, वो कौन सी इंडेमनिफिकेशन है जो रिस्ट्रिक्टेड है। जब आप किसी को ये कह रहे हो आप कोई भी अपनी ड्यूटी जो आपकी है वो ड्यूटी पूरी ना करो, या जो काम करना आपकी जिम्मेदारी थी उसमें डिफॉल्ट कर दो, है, या किसी लॉ को ना मानो, तो जब कंपनी ये कह रही हो और साथ आपसे चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, चाहे आर्टिकल में लिखकर ये तसल्ली दे रही हो कि आपका जो भी नुकसान होगा इस गफलत की वजह से वो हम पूरा करेंगे, तो इस तरह का जो वादा है वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। ये अल्फाज वॉइड वाले, ये आपने याद रखने हैं। और बीच में जो अल्फाज कुछ लिखे हुए ये किस वजह से वो क्या कर रहा होगा, उसको कोई ड्यूटी पूरी करने से आप रोक रहे होंगे, या उसको किसी काम में डिफॉल्ट करने से रोक रहे होंगे, या कानून की बात ना मानने से रोक रहे होंगे, तो इस तरह की बात होगी। ले बेटा, और उसके बाद एक्सेप्शन क्या बोला, जब कंपनी किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा दे
और वो बंदा उस इल्ज़ाम को डिफेंड कर ले, तो फिर उसका जो नुकसान होगा वो नुकसान आप पूरा करेंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शंस और एक्सेप्शन ये याद रखिएगा मुझे, अभी टेस्ट नहीं हुई हुई। लेवल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अब तो देखिएगा ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, जब डायरेक्टर आपने पढ़े थे I2B के अंदर, वहां पर भी आपको बताया गया था कि कुछ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? ऐसा डायरेक्टर जो डेली कंपनी में आ रहा हो, हर रोज के मामला देख रहा हो, यानी कि उसका समझ ऑफिस में आगे बैठा हो हर रोज, जैसे मुलाजिम होते हैं उस तरह का डायरेक्टर। जैसे याद है बचपन में आपने पढ़ा था फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर है वो, जो जब आप एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, जब जो भी, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी चला रहा हो। जब आप पार्टनरशिप, जिन लोगों ने वो पढ़ा हुआ है बिलो, उन्होंने पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की टाइप्स पढ़ी हुई। उसमें एक पार्टनर था एक्चुअल पार्टनर। तो एक्चुअल पार्टनर वो था जो हर वक्त बिजनेस में वहां पे इन्वॉल्व होता था, जो मैनेजमेंट संभालता था उसकी, और उसको हमने बाकी पार्टनर्स का एजेंट भी बोला था। यानी कि वो एक्चुअली फर्म चला रहा होता है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर 13 के अंदर। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो एक्चुअली कंपनी चला रहा होता है, जो कंपनी के सारे मामला डेली बेस पे देख रहा होता है। तो लेकिन हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो, अब सबसे पहले देखिएगा, अज्यूम कर लीजिए ये कंपनी है, उसमें कुछ तो होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये कंपनी की चारदीवारी, इस चारदीवारी में कुछ लोग बैठे होंगे, ये क्या होंगे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जो मेरे से अज्यूम कर लो इस चारदीवारी के बाहर हैं, लेकिन वो भी क्या करेंगे? वो भी कभी कभार इस कंपनी में आया करेंगे। इनके लफ्ज बोला करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनका काम क्या है? ये आया करेंगे यहाँ पे, जब बोर्ड मीटिंग हुआ करेंगे ना, बोर्ड मीटिंग अटेंड किया करेंगे। अच्छा, ये है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, एक और अभी हम पढ़ेंगे इस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बाद, और वो बंदा होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कुछ और दूर से लोग आया करेंगे। अच्छा, ये भी दूर से आ रहा है, यानी कि ये तो चारदीवारी के अंदर बैठे हुए ना, ये चारदीवारी CFE की। हम लोग हर रोज आते हैं CFE में, इसके मामला चलाते हैं। हम कौन से डायरेक्टर हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक ऐसा बंदा जो हर रोज नहीं आता यहाँ पे, वो चारदीवारी के बाहर है, लेकिन बहुत दूर भी नहीं है, लोकेशन के लिहाज से नहीं बता रहा, तो ताल्लुक के लिहाज से बता रहा हूँ, वो ताल्लुक के लिहाज से बहुत दूर भी नहीं है। तो वो भी कभी कभार डायरेक्टर्स की जब मीटिंग आती है, बोर्ड मीटिंग होती है, तो उस बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने आता है। इसके लफ्ज क्या बोला करेंगे? NED, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, एक ताल्लुक के लिहाज से इससे भी दूर बंदा बैठा हुआ, वो भी क्या करेगा? वो भी मीटिंग ही अटेंड करने आएगा, लेकिन इस बंदे का नाम होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या नाम होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब मेरे इंडिपेंडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, ये भी किसी हद तक इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है ना, ये तो सारी रिक्वायरमेंट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पूरी करके इंडिपेंडेंट बना हुआ। नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और हो सकता है ना हो। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, हो सकता है इंडिपेंडेंट ना हो, दोनों सिचुएशन, लेकिन इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट ही है। एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या मैं अब ये लफ्ज बोल दूं? ये हर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो नॉन एग्जीक्यूटिव भी होता है। हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव भी होता है, देख लेना। और हर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट भी होता है। नहीं, उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी, फिर जाके वो क्या हो सकता है? वो इंडिपेंडेंट की उस दर्जे पे पहुंच सकता है। याद है बचपन में जब आप बी लॉ पढ़ा करते थे, हम डिस्कस किया करते थे हर एग्रीमेंट, ये समझो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्रीमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी मादर, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, मादर अल्फाजरा, आप लोग सही हो। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। अभी देखना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पढ़ोगे बड़ी सादी सी, लेकिन जब इंडिपेंडेंट की पढ़ोगे ना, लग पता जाएगा आप। तो ये बहुत अहम है कि आपने इसके ऊपर सवाल बनाया हुआ, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, इस बात को याद रखना है। हर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का दर्जा नॉन एग्जीक्यूटिव वाला भी है। वो इंडिपेंडेंट भी है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव भी है, याद रखेंगे। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? ये कभी कभार मीटिंग अटेंड करने आता है, और मीटिंग की उसको फीस मिलती है। कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीन्स ए पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी हु, इसको क्यों हम बुलाते हैं बाहर से? तो घर के सर वो जो लोग हैं, क्या वो कंपनी को नहीं, वो मीटिंग ही करनी है सर? क्या मीटिंग करने के लिए अपने बंदे काफी नहीं थे? क्या हमने एक बंदे को सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए रखा हुआ? ये एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करने आते हैं, और इनका कोई अमल दखल नहीं होता। बोर्ड मीटिंग में फैसले होते हैं मेरे बच्चे पूरी कंपनी को चलाने चलाने के लिहाज से। याद है वो डायरेक्टर्स की पावर पड़ के आए हो पीछे, वो जितने काम करते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए थे। सिर्फ और सिर्फ कहां पे बैठ के कर सकते हो? बोर्ड मीटिंग में। और जब बोर्ड मीटिंग में कुछ बाहर से लाके लोग भी हम बैठाते हैं, ताकि जब फैसला हो रहा हो तो वहां पे उस फैसले में सिर्फ लोग अंदर के ना बैठे हो, क्योंकि अंदर के लोग आपको पता ही कि बात का तो कुछ अपनी इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करने के लिए फैसले कर रहे होते हैं।
तो इसलिए बाहर से लाके लोग बैठाते हैं, ताकि जब फैसला कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं बाहर के हालात को मद्देनजर रख के फैसला किया जा रहा हो, ना कि सिर्फ लोग अपनी जेबें भरने के लिए। उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, उनको ये नहीं होगा कि कल कंपनी ये करेगी तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। उनको ये होता है कि कंपनी अच्छी चले। वो कंपनी जो फैसला दे रहे होंगे, इनपुट दे रहे होंगे, बाहर के हालात बता रहे होंगे, दुनिया कैसे चेंज हो रही है। ये तो बेचारे अंदर बैठे होते थे ना, इनको क्या पता दुनिया कैसे बदल रही है। खैर, कहता है कि ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मींस अ पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी हु, जैसे होता है ना कि आप लोग हमारी कंपनी के लिए, कॉलेज के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। आप इधर उधर घूम घाम के पढ़ते हो, आपको सारे इन्वायरमेंट का पता होता है, आप बाकी कॉलेजेस में जाते हो, वहां के मामला देखते हो, क्या हमें इजाजत है? नहीं, जाहिर बात है, वो कॉलेज क्यों एंटर होने देगा भैया, कंपेटिटर हो। है, इसका मतलब अगर मान लो कि अगर हमारे यहाँ पे बोर्ड मीटिंग हो रही है और बीच में आपको बैठाया जाए, खुद सोचे आप बाहर के हालात नहीं बताएंगे वहां पे, बाहर को बाकी कॉलेजेस में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे डिफरेंस है इस सारी चीजों के अंदर, कहीं ना कहीं तो कोई मशवरा देंगे ना, उसका फायदा है। हाँ, तो अब्दुल कदीर चला जाएगा थोड़ी देर को, मतलब सर समझा रहा हूँ आपको। कह रहा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मींस अ पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी हु इन फ्रंट ऑफ इन इज नॉट फ्रॉम अमंग द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एंड मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये अल्फाज देख लो, कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव तो जाहिर बात नहीं होता, और हो सकता है इंडिपेंडेंट हो सकता है इंडिपेंडेंट ना हो। नहीं, ये देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है ना हो, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पक्की बात है वो नॉन एग्जीक्यूटिव भी होता है। उसमें तो रौला ही नहीं ना, वो तो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके बैठा हुआ। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, ये हो सकता है इंडिपेंडेंट हो सकता है ना हो। ये क्यों हम लेकर आ रहे हैं, इज एक्सपेक्टेड टू लैंड एन आउटसाइड व्यू पॉइंट ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, बाहर के हालात बताएगा जब बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे, दुनिया कैसे बदल रही है, पेस्टल फैक्टर वो सारे डिस्कस करेगा। डज नॉट अंडरटेक टू डिवोट हिज होल वर्किंग टाइम, सारी बात है, सारा दिन आगे नहीं बैठता, एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन मैनेजिंग अफेयर ऑफ द कंपनी, और इज नॉट ए बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द कंपनी। अच्छा, बेनिफिशियल ऑनर वो बंदा होता है जिसको प्रॉफिट प्रूफिट में से हिस्से मिल रहे हैं, ये उस तरह का कहता है बेनिफिशियल ऑनर नहीं होता, यानी कि मालिकों में शामिल नहीं, जिसके घर में कोई डिविडेंड वगैरह जा रहे हैं, और एनी ऑफिसर एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग, और ना ही इसकी एसोसिएट कंपनी या किसी और कारोबार के अंदर इसकी बेनिफिशियल ऑनरशिप। याद रखें, अब पता नहीं ये बेनिफिशियल ऑनर का समझ रहे हो कि नहीं, कई नाम के मालिक होते हैं, कई ऐसे मालिक होते हैं जिनको फायदा मिल रहा होता है। याद है, मैंने आपको शायद या किसी क्लास में बताया था कि बेनामी प्रॉपर्टी होती है। बेनामी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो नाम किसी और पर हो लेकिन उसका बेनिफिशियरी कोई और होता है। तो एक्चुअली बेनिफिशियल जो ऑनर है वो बंदा है जो हकीकत में जिसको बेनिफिट जा रहा है उस प्रॉपर्टी का, लेकिन उसने वो जो प्रॉपर्टी आपने किसी चपरासी के नाम पे रखवाई हुई, लेकिन मालिक एक्चुअली वो कोई और है, जिसने वो करप्शन से वो प्रॉपर्टी बनाई हुई है। डज नॉट ड्रॉ एनी रेम्युनरेशन फ्रॉम द कंपनी, इसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती कंपनी से, कोई पैसा नहीं मिलता, स्वाय ये मीटिंग फीस, यानी कि मीटिंग अटेंड करेगा उसकी एक फीस मिलेगी। यानी खुद सोचेंगे आप भी कल इंशाल्लाह बड़े काबिल लोग होंगे, आप भी इसी तरह कंपनियों की मीटिंग अटेंड करने के लिए जाया करेंगे, और जब वापस आया करेंगे तो पीछे बैग एक पड़ा होगा पैसों का, तो मीटिंग अटेंड करने की फीस है सर, ऐसे नहीं मेरे बच्चे। तो शायद मेरे बच्चे इस तरह का मामला भी होगा, आपका मन कर रहा होगा ना सर, ऐसा नहीं हो सकता, हम बहुत बहुत ज़्यादा व्यू पॉइंट दिया करेंगे सर, हमें भी किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पॉइंट कर लिया, मीटिंग अटेंड कर लिया करेंगे सर, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे उनको, हो सकता है ना इस तरह का, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी औकात और बेहतर करें। जब बड़े होंगे तो आप ही होंगे, सारी बात है, ये जो अभी तो हैं जितने भी वो चले गए होंगे उस वक्त तक, तो आप ही होंगे ना, रिप्लेस कर रहे होंगे। ले बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, आई कैप का दी मोस्ट फेवरेट एरिया। अच्छा, आई कैप अभी तक इसको बड़ा हल्के रख के पूछता था, हल्के रख पूछने का मतलब ये कि आई कैप पहले ये कहता था अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया बता दो। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन और दूसरा का क्राइटेरिया। जाहिर बात है डेफिनेशन से उन्होंने कहीं ना कहीं क्राइटेरिया भी निकालने की कोशिश की हुई है। तो डेफिनेशन पूछ ले तो फिर मेरे बच्चे ये वाली चीजें बताएंगे, क्राइटेरिया पूछ ले तो फिर आगे मेरे बच्चे कुछ पॉइंट दिए उसने, वो क्राइटेरिया वाली वो बातें बताएंगे। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं किसको है, इसको तो देखिएगा मेरे बच्चे, ऐसा बंदा जिसका कंपनी से कोई ताल्लुक ना हो, और जब वो बोर्ड मीटिंग में बैठे तो उसकी किसी तरह की इंटरेस्ट ना हो, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर फैसले कर रहा हो, अपना वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हो, ऐसे बंदे को कहेंगे ये कौन है, ये इंडिपेंडेंट। ना तो उसका कोई पैसे का लेन देन हो कंपनी में, ना ही उसका वैसे ही कंपनी के लोगों से ताल्लुक हो। देखो यहाँ पे जब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात की थी ना, उसने ये नहीं कहा था कि कंपनी के बड़ों से ताल्लुक है कि नहीं, इस तरह की बात कोई नहीं कही थी उसने, बस ये कहा था कि वो कंपनी मान लो कि तनख्वाह के अलावा या वो मीटिंग रन करने के अलावा बाकी पैसे ना भी ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा था कि किसी से ताल्लुक ना हो, फलाना ना हो, टमकाना ना हो। लेकिन यहाँ पे देखना इसके लिए कितना लंबा चौड़ा क्राइटेरिया हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर जो नजर भी आ रहा हो कि ये इंडिपेंडेंट है, जैसा हमारे अदालतें हैं ना, वो माशाल्लाह कितने इंडिपेंडेंट है, आपको नजर आती है कि नहीं इंडिपेंडेंट है, उनके फैसले बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही ना। आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सेम यहाँ पर भी है, कहता कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे वो वाकई ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस तरह जब हम उनको बोलें ये बंदा डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है तो बाकी लोग हंस ना रहे। और वो कब पॉसिबल होगा, ना तो उनका
कंपनी के साथ कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप हो, पैसे के लेन देन का, और ना ही वो कंपनी के बड़ों के साथ उसका कोई ताल्लुक। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु इज नॉट कनेक्टेड और डज नॉट हैव एनी अदर रिलेशनशिप। ना तो कंपनी से कोई कनेक्शन है उसका, और ना ही कोई और ताल्लुक है। कौन सा ताल्लुक सर? ना तो पेक्यूनरी पैसे का, और ना ही अदरवाइज कोई और, यानी कि पैसे के लेन देन का भी ताल्लुक ना हो। होता है ना सप्लायर, हमारे मेजर जो क्लाइंट्स कस्टमर कुछ इस तरह के लोग होते हैं, इनका भी पैसे का लेन देन होता है, या और हमें कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बंदा, कोई टेक्निकल सर्विस या बाकी चीजें, उसका भी हमारे साथ ताल्लुक होता है। या जो कंपनी के बाकी लोग हैं अदरवाइज, यानी कि कंपनी के अपने ही लोगों से ताल्लुक हो, कंपनी के बड़ों से, डायरेक्टर ऑफिसर वगैरह से ताल्लुक हो। कहते हैं ऐसा बंदा जिसका कंपनी से कोई कनेक्शन ना हो। कहते सर किस तरह का ताल्लुक? कहते हैं ना तो पैसे का, ना ही अदरवाइज। सर किससे? कहता है ना कंपनी से ताल्लुक हो, ना उसकी एसोसिएट कंपनी से, ना सब्सिडरी से, ना होल्डिंग से। अब होल्डिंग सब्सिडरी तो आपने पढ़ ली है ना, दो कंपनी आपस में होल्डिंग सब्सिडरी कब होती है, लेकिन एसोसिएट अभी आपने नहीं पढ़ा। ये मेरे से जाके चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ेंगे कि एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है। उस वक्त तक इस लफ्ज को जस्ट पढ़ लीजिएगा, उस वक्त जाके आपको जस्ट इतना तो आपको पता ना, अगर ये कंपनी एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड के 50% शेयर हो वाई लिमिटेड, मुझे इनका ताल्लुक बताओ। 50% शेयर है एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के, इनका ताल्लुक बताओ आपस में। होल्डिंग सब्सिडी तो नहीं, क्यों बोला? मोर देन 50% चाहिए होती है, ये पूरे 50% है। यहां पे एक और ताल्लुक एस्टेब्लिश होगा, अगरचे 1% से ये होल्डिंग सब्सिडी बन जाएंगे, लेकिन इससे पहले भी तो कोई ताल्लुक होगा ना। फिर उस ताल्लुक का नाम क्या होगा? एसोसिएट। कुछ और भी होंगे, पढ़ेंगे इसको आगे जाके। दो कंपनियां आपस में कुछ ताल्लुकात होंगे 4-5 तरह के, जिसकी वजह से दो कंपनी आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। कहते हैं इस बंदे का हमारे से ना तो हमारी कंपनी से कोई ताल्लुक हो, कौन सा, पेक्यूनरी या अदरवाइज, ना हमारी कंपनी की किसी भी एसोसिएट से ताल्लुक हो, ना ही उसकी सब्सिडी, और ना ही होल्डिंग से कोई ताल्लुक हो, और ना ही डायरेक्टर से। बात समझ आ रही? यानी कि एक ऐसा बंदा, मान लो कि सीएफए के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा उस बंदे का हमारे साथ कोई ताल्लुक ना पैसे का लेन देन का, और ना ही कोई और ताल्लुक क्या है उसे बताना शुरू कर दिया। हमारी होल्डिंग से कोई ताल्लुक ना हो, हमारी सब्सिडी से कोई ताल्लुक ना हो, ना हमारी एसोसिएट से ताल्लुक हो, और ना ही हमारी कंपनी के बड़ों से ताल्लुक हो। याद रखेंगे मेरे से। कहते हैं एंड ही, और क्यों इस तरह के उसको कर रहे हैं? कहते हैं एंड ही कैन बी रीजनेबली परसीव्ड एज बीइंग एबल टू, यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हो उस बंदे से कि वो इस काबिल है टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट, कि वो जब फैसला करेगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर अपना सामने, आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, विदाउट बीइंग सबसर्विएंट। वो अपने आप को मातहत नहीं करेगा टू एनी फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो किसी भी जो कोई मान लो कि मफादात के तजाद के अंदर अपने आप को उसका वो मोहताज नहीं होगा, या उसके अंडर नहीं होगा, या ये कह लें कि वो अपने आप को सबॉर्डिनेट नहीं बनाएगा किसके, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, यानी कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मातहत नहीं होगा। उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया नहीं, उसका कोई लेन देन नहीं उस कंपनी के साथ। इन सेंस एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसने डोड़ा ही मचा दिया। उसने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये तो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के उसने लफ्ज क्या बोला था? मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। लेकिन एग्जीक्यूटिव वो कहता है ये तो हो ही नहीं ना सकता, इसके बारे में तो आपको चेक करने की जरूरत ही कोई नहीं। लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, अगर वो ये क्राइटेरिया भी पूरा कर देगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट बन जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव अगर ये क्राइटेरिया पूरा करा, वो कर ही नहीं सकता भैया। क्यों नहीं कर सकता? सर उसका तो काम है डेली आगे कंपनी को चलाना, वो कैसे इंडिपेंडेंट हो गया? बात समझ आ रही है कि नहीं? वो कैसे ये क्राइटेरिया पूरा कर सकता है? वो तो पहले ही उस पर ही वो पूरा नहीं उतरेगा अगर कोई बंदा कंपनी का एम्प्लॉई। बात समझ आ रही है? जो कंपनी से पैसे ले रहा हो, तनख्वाह ले रहा हो, तो ऐसा बंदा कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। खैर ये मेरे बच्चे, अगर तो पेपर में डेफिनेशन पूछ ले आपसे, तो मेरे बच्चे औखे सौखे हो गए, ये डेफिनेशन आपको लिखनी होगी, और उम्मीद है वो डेफिनेशन ही पूछेगा। हाँ, डेफिनेशन में लिखी हुई कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं कि एक बंदा कब इंडिपेंडेंट होगा, जब उसका किस तरह के ताल्लुकात ना हो, किससे ताल्लुकात ना हो, ये ताल्लुकात सारे लिखने हैं मेरे बच्चों। कब कोई इंडिपेंडेंट हो सकता है? जब उसका किस तरह का ताल्लुक, मान लो कि पैसा, या कोई और पैसे वाला भी हो सकता है, कोई मान लो कि बगैर पैसे के कुछ और ताल्लुकात भी हैं, ये भी नहीं होने पैसे वाले भी ना हो और कुछ और ताल्लुकात भी ना हो। खैर, और कब हम समझेंगे वो बंदा इंडिपेंडेंट है? जब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके अपनी बिजनेस जजमेंट इस्तेमाल करें, बगैर मातहत हुए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। उसका कोई मुफाद है नहीं कंपनी के अंदर, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ही क्यों? अब देखो ये है कौन, अब ये पूछेगा पेपर में सबसे ज्यादा, क्राइटेरिया बताओ। इसी डेफिनेशन से निकालने की कोशिश किया उसने क्राइटेरिया। कहता है ऐसा बंदा जो कंपनी का एम्प्लॉय हो, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। खुद सोचे कैसे हो सकता है इंडिपेंडेंट वो कंपनी का एम्प्लॉय? ऐसा बंदा जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हो, वो अभी कुछ और भी चीजें भी इनके अंदर छोटी छोटी, और लॉ को बिल्कुल वैसे ही पढ़ना जिस तरह आपको बताया जाएगा। इसको बड़े गौर से, यानी कि
मैं ये कहूंगा हर वीक में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया एक दफा लाजमी रीड करें, ये इतना अहम है। तो जो कंपनी का इंप्लाई हो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हो, सारी बात है, वो भी कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है। और ऐसा बंदा जिसका हमारी कंपनी से बिजनेस रिलेशनशिप हो, वो बंदा भी हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। बिजनेस रिलेशनशिप क्या है, हमसे कोई चीज खरीदता है या कोई माल सप्लाई करता है, उसका हमारे साथ बिजनेस रिलेशनशिप। या ऐसा बंदा जो हमारी कंपनी से कोई रेम्युनरेशन विड्रॉ करता हो, कोई तनख्वाह लेता हो, कोई पैसा जाता हो उसके घर किसी भी मद में, ऐसा बंदा भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। या ऐसा बंदा जिसके कंपनी के बड़ों के साथ ताल्लुकात, अभी देखेंगे वो बड़े कौन से हैं। और ऐसा बंदा जिसका हमारी कंपनी के साथ क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला लिंक हो। अब ये क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला लिंक थोड़ा सा समझिएगा। आप सब लोग यहाँ पे सीएफई के डायरेक्टर बैठे हैं, और आप में से कुछ लोग किसी और कंपनी के भी डायरेक्टर हो सकते हैं ना। आप लोग देखो, कहीं मना तो नहीं ना, एक बंदा एक एट ए टाइम कितनी डायरेक्टरशिप रख सकता है। आप जितनी मर्जी डायरेक्टरशिप रखो, तो आप सीएफई के डायरेक्टर हो और साथ आप किसी और कंपनी के भी डायरेक्टर हो। जहां जहां पे और डायरेक्टर हो, उन कंपनियों में जो भी आपके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डायरेक्टर बैठते हैं, उनका हमारी कंपनी से ताल्लुक बन जाएगा क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला। मतलब आप सीएफई में डायरेक्टर हो, आप आईकैप में भी डायरेक्टर हो, तो आईकैप के वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर जितने लोग आपके साथ डायरेक्टर बन के बैठते हैं ना, वो सारे के सारों के साथ मेरे बच्चे हमारा कौन सा ताल्लुक बन जाएगा, क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला। तो जो क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला लिंक होगा अगर किसी बंदे के साथ, वो भी बंदा हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। यानी खुद सोचो, आपके साथ जो जो लोग किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठे होंगे, वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? वो तो पहले ही आपको जानते होंगे। ऐसे नहीं मेरे बच्चे, वो तो आपकी कहीं ना कहीं फेवर करेंगे, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं या कुछ इस तरह के। इसके बाद अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगातार 3 टर्म से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता आ रहा है, हम उसको चौथी दफा इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे। यानी कि इस साल आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो 3 सालों के लिए, अगले साल अगले 3 सालों के लिए फिर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, अगले 3 सालों के लिए फिर हमने आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। 9 साल हो गए भैया। आप 9 सालों में मीटिंग भी अटेंड करते आएंगे ना खाली, तब भी आपके अच्छे खासे ताल्लुकात बन जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां पे फिर उन्होंने कह दिया कि अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बंदा नहीं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात हो रही है, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगातार 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता आ रहा हो, तो फिर चौथी टर्म में वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, उसको एक टर्म खाली छोड़नी पड़ेगी, वो दोबारा से इंडिपेंडेंट हो सकता है। हर दफा ऐसे ही होगा, लगातार 3 टर्म्स, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। याद रखेंगे मेरे बच्चों। उसके बाद अगर कोई किसी का नॉमिनी डायरेक्टर हो, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। अभी देखेंगे कुछ कंपनियों के ऊपर कानूनी रिक्वायरमेंट होगी, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करें। अच्छा, एक एक बंदा, मान लो हम यहाँ सब लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा हुआ, एक दरवाजा खुला, एक बंदा एंटर हुआ, हमने कहा तू कौन है? कहता मैं वो फलानी कंपनी की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर हूँ। हमने कहा कि यार हमारे ऊपर रिक्वायरमेंट है कि हमने एक बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन हो? ऐसा बंदा जो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो। वही, इसको तो हम जानते ही नहीं, वो इसका तो हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। यही नॉमिनी डायरेक्टर को हम क्या समझते हैं? इंडिपेंडेंट। तो कानून बीच में आ गया, कानून कहता है ना ना, चाहे इस बंदे का ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर भी रहे, नॉमिनी डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। याद रखेंगे, उसमें वैसे ही निकाल दिया उसको नॉमिनी डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन से। नहीं समझे? क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? जो किसी और के जरिए नॉमिनेट हो रहा होता है। जैसे ये बंदा कोई और इदारा होगा, गवर्नमेंट होगी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट होगी, गवर्नमेंट होगी, या क्रेडिटर्स होंगे जिन्होंने इसको नॉमिनेट किया होगा। तो इसकी ये एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं? कठपुतली डायरेक्टर। कठपुतली वो कौन होता है? जिसकी मान लो कि जो किसी और के हुक्म पे चलता हो। जैसे हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो कठपुतली गवर्नमेंट है। हमें अमेरिका से हुक्म लेना पड़ता है कि हमने करना क्या है अपने मुल्क के अंदर, हमने कब किसी से जंग लड़नी है और कब। खैर वो तो मजबूरी बन गई ना, लड़नी वाला तो, लेकिन रोकनी कब है? फिर वो अमेरिका वाले के कहने पे हमने फौरन रोक दी। हालांकि पिछले 75-76 सालों से हम यही कहते आ रहे हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना, अच्छा मौका मिला हुआ था, लेकिन हमने जंग रोक दी। लेकिन उसके बाद फिर अभी मैं वो सुन रहा था एक बयान अपने डीजी साहब का, वो नारे लगवा रहे थे बच्चों के, कश्मीर वालों के, इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर वाले बच्चों। अब लोग तो सोच रहे होंगे सर मौका मिला तो था पिछले दिनों में, अब और कैसे बनेगा? हम तो अमन हो गया अब तो रौला ही को नहीं, ना कोई जंग ना लेना देना, और ना ही कोई जंग लड़ने का कोई इरादा है जब तक कि वो खुद ना करें। तो सर कश्मीर कैसे आज़ाद होगा? तो ये सवाल नहीं हम कर सकते, क्योंकि मेरे चाहिए सवाल के पीछे बड़े सारे लितर हैं, और वो लितर खाने का किसी का दिल नहीं करता। तो चौधरी साहब ने कह दिया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इट्स ओके सर। सारी जिंदगी मुझे याद है बचपन के अंदर जो बड़ी बड़ी चौधरियों की हवेलियां हुआ करती थी, वहां पे वो लगाया करते थे कच्ची टाकी। ये होते हैं ना, जिस तरह ये मल्टीमीडिया है, इस तरह की वो कच्ची टाकी उसको बोला करते थे, यानी कि छोटे मिनी सिनेमा। उसके अंदर कश्मीर की पूरी जो डॉक्यूमेंट्रीज होती थी ना, वो हमें दिखाते थे। यानी कि पूरे गांव में ऐलान किए जाते थे मस्जिदों में, आज फलाने चौधरी की हवेली में डॉक्यूमेंट्री होगी कश्मीर के ऊपर।
और उसके ऊपर बड़े जज्बाती किस्म के वो नगमे और वो सारा कुछ, तो वो सुनाया जाता था कि देखिए वहां पे कितना जुल्म हो रहा है और हम क्या करेंगे, इसको आजाद करवाने के लिए आप बस रेडी रहें, जरा खून गरमा के रखें। वो खून गरमा गरमा के बेचारा काला हो गया है। फायदा क्या हुआ उसका गरमाने का है? लोक बन गया, गर्म हो गया है। लेकिन वो तो बेचारे अभी भी उसी तरह गुलाम ही है, सारा कुछ अब तो उसकी। खैर, कहने का मतलब कि लेकिन लेकिन पढ़ते हुए आपने बड़ी गौर करनी है। इतना हल्का रखे नहीं पढ़ना जितना मैंने आपको बता दिया। वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि कौन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, जो एम्प्लॉई हो, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, जिसका कारोबारी ताल्लुक हो, जो पैसा ले रहा हो, जिसका बड़ों से ताल्लुक हो, जिसका क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला लिंक हो, या कोई लगातार टर्म्स में इंडिपेंडेंट बनता रहो, या कोई नॉमिनी डायरेक्टर। लेकिन अब जरा जो डिटेल पढ़नी है ना, वो जरा थोड़ा सा ध्यान से। कहता है विदाउट अफेक्टिंग द जनरलिटी ऑफ द अबव डेफिनेशन अपनी जगह पे बता रही है कि कौन इंडिपेंडेंट हो सकता है, उसको हम इफेक्ट नहीं कर रहे, वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं, जिसकी जो क्राइटेरिया बना सकते हैं कि ये लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कानून ने दे रखी है, लेकिन उसको देखते हुए हम क्राइटेरिया बना सकते हैं कि इसके डेफिनेशन के मुताबिक कौन इंडिपेंडेंट होगा। फिर कहता है जो ये सारी कंडीशन पूरी कर रहा हो। नो डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। कहता है इनमें से अगर एक भी कमी कुताही, ये कमी कुताहियां बताने लगा, वो ये बुराइयां बताने लगा। कहता है अगर इन बुराइयों में से कोई एक बुराई भी किसी के अंदर हुई तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। यानी कि ये नहीं कि ये सारी बुराइयां हो तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ना ना। इनमें से कोई एक कमी कुताही भी उसके अंदर हुई तो हमारे लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी कि इन सब बुराइयों से पाक होना चाहिए। अब ये कौन कौन सी बुराइयां मेरे? सबसे पहले ए, ही हैज बीन एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब जब एम्प्लॉय की बात की थी तो एम्प्लॉय आगे देखिएगा, वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय हो, हमारी सब्सिडरी का एम्प्लॉय हो, या हमारी होल्डिंग का एम्प्लॉय हो, आज हो या पिछले 3 सालों में कभी वो एम्प्लॉय रहा हो, वो हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। अजीम कर लो ये एक कंपनी है और हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय उसको यहां से छोड़े। एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय, कोई ओहदा नहीं बताया उसने किस ओहदे का, कोई भी यहां पे एम्प्लॉय था जो काम करता है। ऑफिसर नहीं लफ्ज लिखा, उसने ध्यान रखना, उसने एम्प्लॉय लफ्ज बोला है। ऑफिसर अगर लिखता तो उसमें वो लोग आने थे जो चैप्टर नंबर 1 में आप 4-5 पढ़ के आए। याद है ना ऑफिसर की डेफिनेशन? यहां पे लफ्ज उसने क्या बोला है? एम्प्लॉय। तो कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जो आज के दिन के ऊपर हमारा एम्प्लॉय है या पिछले 3 सालों में कभी एम्प्लॉय रहा हो हमारी कंपनी का, ये मिस्टर ए, ये आज हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है। जब ये हमें छोड़ के चला जाएगा, यहां से चला जाएगा, उसके बाद भी 3 साल तक ये बंदा हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। 3 साल जब गुजर जाएंगे तो ये हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, अगर बाकी बुराइयां ना। याद रखें, अगर किसी बंदे को यहां से नौकरी छोड़े हुए 3 साल से ज्यादा गुजर गया होगा तो फिर वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट हो सकता है। और इसी तरह अगर हमारी कंपनी होल्डिंग का कोई इंप्लॉई है, मिस्टर बी, या हमारी सब्सिडरी का कोई इंप्लॉई हो, मिस्टर सी, तो ये बंदे भी हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं अगर इस मिस्टर बी को होल्डिंग छोड़े हुए 3 साल गुजर जाए और मिस्टर सी को सब्सिडी छोड़े हुए 3 साल गुजर जाए। यानी कि अगर कोई बंदा हमारी कंपनी का, हमारी होल्डिंग का या सब्सिडी का इंप्लॉय हो आज या पिछले 3 सालों में कभी रहा हो, वो बंदा हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद। अच्छा देखो, यहां पे जब उसने इंप्लॉय का जिक्र किया, एसोसिएट के इंप्लॉय का जिक्र किया कहीं पे उसने? हाँ, इसका मतलब एसोसिएट का इंप्लॉय हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट हो सकता है। याद रखें, एसोसिएट के इंप्लॉय को कहीं मना नहीं किया उसने। एसोसिएट का इंप्लॉय हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है बस, लेकिन किसका इंप्लॉय हमारे लिए इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता? हमारी खुद की होल्डिंग सब्सिडी। अब ये ध्यान रखना पेपर में। वो अब उसकी आदत पड़ गई, उसके मुंह को खून लग गया है, उसको पता है ये मासूम बच्चे, इनको तो चीर फाड़ के रख दो भैया, सौखा सा सवाल पूछो, गौर करते को नहीं है, हैं? तो खुद ही बेचारे लुढ़क लड़क जाते हैं वहां पे, ऐसे जैसे अल्लाह माफ करे पेपर दे के नहीं आ रहे, नशा करके आ रहे। ये हालत हुई होती है हमारी, समझ कुछ नहीं आ रही होती, नशे को नहीं समझ आती और बाकी तो सबको समझ आती। 6 महीने जब पढ़ा ही नहीं होना, गौर ही नहीं करनी हमने, तो फिर तो मेरे बच्चे ऐसा ही होना ना, यकीन कर लो। मैं कह रहा हूँ कि तैयारी करके जाओ, आई कैप तैयारी मांग। अगर तैयारी नहीं तो किस्मत आजमाने के लिए आई कैप में ना जाओ। आई कैप वहां पे किसी भी बंदे की सोई हुई किस्मत को कभी नहीं जगाता, ये याद रखिएगा। जो बंदा कोशिश करके गया होगा अपनी किस्मत को जगाने के लिए, वही मेरे बच्चे वहां पे जाके सफलता हासिल करेगा। मैंने कहा चले आपका थोड़ा सा मनोबल बढ़ा दे। ले बेटा, जो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय हो, हमारी होल्डिंग का एम्प्लॉय हो, हमारी सब्सिडरी का एम्प्लॉय हो,
आज हो या पिछले 3 सालों में रहा हो, जब 3 साल गुजर जाएंगे फिर हो सकता है। लेकिन एसोसिएट का एम्प्लॉय वो आज भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। याद रखोगे ना इस बात को। वो कहेंगे अच्छा फलानी कंपनी हमारा डायरेक्ट, अच्छा देखना, चले मैं आपको बताता हूँ एसोसिएट, जैसे एग्जाम्पल वैसे ही, ये है कंपनी एक्स लिमिटेड, इसके 50% शेयर्स हैं कंपनी वाई लिमिटेड में, और उसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर जी। हम उसको अपनी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं। भैया बताओ कर सकते हैं कि नहीं? कहीं मना नहीं किया वो कानून में कि हमारी एसोसिएट का एम्प्लॉय हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। मना किया कहीं पे? एम्प्लॉय कौन सा मना किया? होल्डिंग का, सब्सिडी का, खुद का। याद रखोगे ना इस बात को, क्योंकि इस कंपनी के साथ हमारा ताल्लुक क्या है? होल्डिंग सब्सिडी वाला नहीं, बल्कि कौन सा है? एसोसिएट वाला। थोड़ा सा याद रख लोगे इस बात को, ले बेटा। अच्छा, ये बेशर्म इंसान है ना, पहले पुरानी किताब में एक अच्छा इंसान था जिसने वो किताब बनाई हुई थी। उसने आखिर पे एक ही लाइन लिखी हुई थी, अगर ये कंपनियां हो पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर खूब खाता है, वहां पे 2 साल के बाद ही कोई लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी कि पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉई उसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है पब्लिक सेक्टर का। मान लो कि अगर हम ये कह दें कि नेशनल बैंक वो एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, उसका जो एम्प्लॉई है वो 2 साल बाद ही उसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। याद रखेंगे। तो जहां जहां पे पब्लिक सेक्टर की बारी आएगी, गवर्नमेंट के इदारों की बात आएगी, तो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अपने डेफिनेशन पढ़ ली, मतलब यही नहीं होता गवर्नमेंट, जहां पे किसी भी कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, जिसमें पब्लिक गवर्नमेंट के पास 50% से ज्यादा शेयर हो, उसको क्या बोलते थे बोला? या शेयर्स हो, या डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हो मेजोरिटी, या रिमूव करने की पावर, या होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट हो। तो ये सारा हम पढ़ के आए थे अगर आपको याद हो। ले बेटा, ये पहला पॉइंट। उसके बाद कह रहा ही इज आर हैज बीन, यानी कि ये हैज बीन का लफ्ज क्यों बोलता है या कभी था? ही इज आर हैज बीन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सब्सिडी, यानी कि अगर सीईओ हो हमारी कंपनी का, हमारी सब्सिडी का, हमारी एसोसिएट का, या किसी भी एसोसिएटेड अंडरटेकिंग या होल्डिंग कंपनी का, देखो कह रहे अगर तो होगा चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर तो बात बात होगी चीफ एग्जीक्यूटिव की, तो हमारी कंपनी का सीईओ क्या हमारे लिए इंडिपेंडेंट हो सकता है ना? ये तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, कर देखा रहे। क्या हमारी होल्डिंग का सीईओ, हमारी होल्डिंग का सीईओ मेरे से, क्या वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट हो सकता है ना? हमारी सब्सिडी का सीईओ क्या हमारे लिए इंडिपेंडेंट हो सकता है? नो। इवन सीईओ हमारी एसोसिएट का भी क्यों ना हो, वो भी हमारे लिए इंडिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन सीईओ के लिए देखो, उसने होल्डिंग सब्सिडी के साथ एसोसिएट वाला भी कवर किया है। अगर इन कंपनियों में कोई बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव का काम करता रहे, आज हो या पिछले 3 सालों में करता रहा, ये बंदा हमारे लिए इंडिपेंडेंट नहीं हो। हाँ, इन कंपनियों से अगर उसको छोड़े हुए 3 साल गुजर गए तो फिर वो बाकी रिक्वायरमेंट्स भी अगर पूरी कर रहा है, हमारे लिए इंडिपेंडेंट हो सकता है। नहीं समझ आ रही मेरा? मेरे बच्चों, वो कह रहा है कि सो ना जाए बच्चे। अच्छा, एक छोटी सी बात है कि आई इतने पेपर पास करके वो सारे सीए बना हुए हैं, वो कभी भी आपके लिए सहूलत पैदा नहीं करेंगे। 2027 के अंदर आईसीडब्ल्यू और एसीसीए के पेपर मजीद कम हो रहे हैं। तो अब बहुत सारे जो सीए फाइनलिस्ट हैं वो ये सोचेंगे ऐसा करेंगे हम 2027 के अंदर आईसीडब्ल्यू करेंगे। गोली मारो, जो पेपर रह गए एक दो, वो पहले 3 देते थे, अब शायद उनके लिए सिर्फ एक केस स्टडी और एक एक पेपर रह जाएगा।
तो 3 पेपर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सीधे चार्ट ICW इसाक ही बनेंगे सीधे। इसाक ICW है, वो ICW वाला चार्ट अकाउंटेंट। नहीं बेटा, वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड, कि ये चीज भी आपके पास ऑप्शन होगी उस वक्त जब मन किया तो। ले बेटा, आपके इरादे खराब कर देना, तब जा रहे हैं हमारी सीटों पर। बेशक लो, पहले फाइनल तो कर लो, फाइनल तक तो पहुंच जाओ, एग्जामिशन तो ले लो सी इंटर की बेस पे। ले बेटा वापस है, आ गया पुत्र 2027। 1.25 साल रह गए, अभी पेपर देगा तो सितंबर में, तो 2026 में तेरा रिजल्ट आना। ना कर रहा हूँ, ले बेटा। अगर वो बंदा चीफ एग्जेक्टिव हो, किस किस का बोला, उस कंपनी का, उसकी होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये पब्लिक सेक्टर है तो फिर मेरे बच्चे, वो 2 साल के बाद ही चीफ एग्जेक्टिव साहब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ही इज आर हैज हैड विद इन लास्ट 3 years a material business relationship with the company, either directly, indirectly, as a partner, major shareholder, or director of a body that has such a business relationship with the company। इसको जरा देखिए। मान लो कि ये है CFE लिमिटेड, और ये है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कोकोमो बना के बेचती है। इसकी एक मेरे बच्चे सप्लायर है, आई कैप लिमिटेड, जो इसको चॉकलेट सप्लाई करती है। अच्छा, इसका एक मेजर शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स। ये उस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है जिस कंपनी के साथ हमारा मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप है। मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप में इस तरह होता है कि जैसे जैसे एग्जांपल का आप बड़े होंगे हैं, तो इंशाल्लाह बड़ा सारा आपके पास पैसा भी होगा, आपने SBL के अंदर अकाउंट ओपन किया होगा, उसमें पूरा 200-300 रुपया पड़ा होगा, जिम कर 2-3 लाख कर लो, 2-3 मिलियन कर लो, बिलियन कर लो। अच्छा, हुआ क्या कि आपको जो HBL है वही अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहा होगा। पता चलेगा भैया इस बच्चे का तो यहाँ पे अकाउंट भी है और उसमें पूरा इतने हजार पड़ा हुआ, क्या ये इंडिपेंडेंट हो सकता है? वो कहेगा भैया ये कोई मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है कि जो SBL है वो चल ही शायद इसके भरोसे पे रहा है, इसके अकाउंट पे चल रहा है। तो मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप हो तो फिर अगर मान लो कि कल बाटा है या सर्विस वाले आप वो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं, और पता चले माशाल्लाह जो जूते शूते आपने पहन रखे हैं, जो हाथ में पर्स शर्स पकड़ रखे हैं, ये इन्हीं के सर्विस सर्विस वालों के, बाटा वालों के, तो भैया आपका तो हमारे साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, क्योंकि जाहिर बात है ताल्लुक तो है ना, कारोबारी ताल्लुक तो है, आप उनकी चीजें यूज कर रहे हो। क्या वो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे? तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने अल्फाज चुनते हुए थोड़ी सी एहतियात की। उन्होंने कहा कि आपका उस कंपनी से किस तरह का ताल्लुक हो, मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप। या तो खुद डायरेक्टली, ये मिस्टर ए ये डायरेक्टली मेरे बच्चे ये कोई सोल ट्रेडर है, ये इस कंपनी को कोई मटीरियल वगैरह सप्लाई करता है, कोई भी कोई इससे लेन देन करता है, या उसकी बनी हुई चीजों को खरीद के आगे बेचता है, या कमीशन के ऊपर, या वैसे इसका कोई सप्लायर है, या मेरे बच्चे इसका डायरेक्टली इससे ताल्लुक है, या ये मिस्टर ए किसी बिजनेस का पार्टनर है, किसी बिजनेस का पार्टनर है, इस बिजनेस जो पार्टनरशिप बिजनेस है इसका इस कंपनी से कोई मटीरियल बिजनेस रिलेशन, या ये मिस्टर ए किसी कंपनी का और कंपनी का डायरेक्टर है, किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है मिस्टर ए, और उस कंपनी का इस कंपनी के साथ कोई मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप, तो हम कहेंगे मिस्टर ए इस कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। याद रखेंगे, यानी कि कोई भी कंपनी जिसका हमारे साथ कोई भी बिजनेस का लेन देन है ना, उस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, या कोई पार्टनरशिप बिजनेस है उसके साथ हमारा कोई बिजनेस का लेन देन है, उसका कोई भी पार्टनर हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, या किसी कंपनी के साथ हमारी कोई इस तरह बिजनेस का लेन देन है, उस कंपनी का जो मेजर शेयर होल्डर है वो भी हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। याद रखें, अब मेजर शेयर होल्डर का थोड़ा सा आपको बता देगा कि मेजर शेयर होल्डर मीन्स अ पर्सन जो इंडिविजुअली या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर 10% या उससे ज्यादा के शेयर रखता। अब दे देगा पेपर के अंदर, वो कहेगा कि अज्यूम कर लो हम मिस्टर ए को अपनी कंपनी के लिए CFE के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे थे,
तो पता चला कि मिस्टर ए, उसकी स्पाउस वो किसी भी एक्स लिमिटेड में उसके 11% शेयर है, और इस एक्स लिमिटेड का हमारी सीएफई के साथ मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप है। तो क्या मिस्टर ए हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है ना? क्योंकि मेरे बच्चे, इसके खुद के या इसके फैमिली में से कोई भी उसके उस कंपनी में मेजर शेयर होल्डिंग है जिसके साथ हमारी कंपनी का मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप है। याद रखोगे मेरे बच्चों? और मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप कितने का बोलेंगे बड़ा? 10%। और अगर ये 9% होते फिर कोई दिक्कत नहीं। 9% इसके पास होते और मान लो कोई 2% इसके बेटे के पास होते, फिर भी तो ये उसके पास हो या उसका इनडायरेक्टली फैमिली मेंबर्स के जरिए, फैमिली मेंबर कहीं डिफाइन कर देगा तो ठीक, फिलहाल तो उसके जितने भी रिश्तेदार हैं सबको बीच में रखिएगा, फैमिली के लोग, मतलब घर में जो होते हैं। नहीं समझ आ रही मेरे? ये बहुत अहम है। ये ऐसे भड़का सकता था मैं, वो उसी तस्वीर के ऊपर यहीं पे बता देता सारा कुछ। आप रीड ये कर रहा हूँ कि जब रीड आप भी कर रहे हो उसको एक एक लफ्ज को इसी तरह करना है आपने। मैंने बता दिया, एक दफा उसने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना लिया था, अब उसकी आदत है, अब बनाएगा वो बार बार। पहले नहीं कभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया था इसका, लेकिन बच्चों को मैं पहले दिन से इसको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, भैया इसको ऐसे ही करिएगा। आसान आसान क्यों पूछेगा वो? अब आहिस्ता आहिस्ता बदलता जा रहा है माहौल। लेड़ा कह रहा है ही हैज रिसीव्ड रेम्यूनरेशन इन द 3 years preceding his or appointment as a director or receive additional remuneration। यानी कि ऐसा बंदा जिसको आज हम डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में कभी भी उसने हमसे कभी भी किसी भी मद में कोई तनख्वाह ली, ये बंदा हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। किसी भी मद में कोई रेम्यूनरेशन हमने पे की हो, कोई सब्सिडी दी हो इसने, या कोई तनख्वाह दी हो हमने इसको, कभी कुछ पे किया इस बंदे को रेम्यूनरेशन के तौर पे, तो ये बंदा हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। और रेम्यूनरेशन आपने मेरा ख्याल टैक्स पड़ा ही, वहां पे एक एम्प्लॉई जो सैलरी है एम्प्लॉयर से मिलती है उसको, वो देखा होगा क्या कुछ है उस रेम्यूनरेशन के अंदर, है क्या कुछ मिलता है उसको, वो सारे का सारा समझ लो कि उसकी रेम्यूनरेशन ही। लेकिन इसमें से कुछ लोगों को निकाल दिया उसने, एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स फी आर हैज पार्टिसिपेटेड इन द कंपनी स्टॉक ऑप्शन आर परफॉर्मेंस रिलेटेड स्कीम। कहता एक चीज उसने निकाल दी, जो बेनिफिट रिटायरमेंट के ऊपर मिलते हैं ना, वो एक्सेप्शन है। अब जस्ट एग्जाम्पल कहना क्या चाह रहा है देखिएगा। मिस्टर ए हमारी कंपनी में इंप्लॉई था। अगर ये इंप्लॉई था मुझे, या चीफ एग्जेक्टिव है, मुझे बताएं क्या ये हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? नहीं। अच्छा, इसने यहां से ना रिटायरमेंट ले ली, रिटायरमेंट के बाद पहला साल गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, अब ये चौथे साल में बैठा हुआ। मुझे बताएं क्या अब ये बंदा मिस्टर ए हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? लेकिन बाद में पता चला हम इसको पेंशन पे कर रहे हैं आज तक। आप बताओ। हाँ, ये देखना कहता है कि अगर कोई बंदा हमसे देखो पेंशन भी तो रिम्यूनरेशन है ना, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है। अगर अगर ये तो पेंशन तो फिर जब तक ये मरेगा नहीं इसको देते रहेंगे, ऐसे ना मेरे बच्चे? इसका मतलब ये पूरी जिंदगी बेचारा हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसलिए पेंशन को जो रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं हम, उसको उन्होंने बीच में से एक्सक्लूड कर दिया। यानी कि 3 साल देखने हैं आपने, 3 साल के बाद अगर उसको रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे कुछ मिल रहा है ना, फिर उसको रिम्यूनरेशन के तौर पे कंसिडर नहीं करना आपने। याद रखेंगे। वैसे तो अगर किसी बंदे को रिम्यूनरेशन के तौर पे हमसे कुछ भी मिल रहा हो, वो हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, आज मिला हो या पिछले पहले 3 साल के दरमियान कभी भी उसने कभी पैसे लिए हो हमसे। लेकिन अगर वो जो रिम्यूनरेशन मिल रही है उसको वो किस तरह मिल रही हो, रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे, 3 साल एम्प्लॉयमेंट के बाद तो आपने वेट करना ही करना है, वो तो मिनिमम है। लेकिन 3 साल के बाद भी उसको जो रिम्यूनरेशन मिल रही होगी तनख्वाह के तौर से, रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे, उसको आपने रिम्यूनरेशन के तौर पे कंसिडर नहीं करना, ये एक्सेप्शन है, याद रखो। लेकिन उसमें से भी कुछ चीजें उसने मजीद निकाली। कहता है एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी अपार्ट, यानी कि इसमें से कुछ निकाल दिया, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स फी आर हैज पार्टिसिपेटेड इन द कंपनी स्टॉक ऑप्शन और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम। यानी कि अगर उसको कुछ इस तरह की चीजें मिल रही है ना, उसको परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, पता ना वो एम्प्लॉय को हम बाज का शेयर भी दे दिया करते हैं, ऑप्शन दे दिया करते थे। अगर उस तरह का कोई बेनिफिट मिल रहा है ना उन चीजों में, तो फिर वो नहीं, जैसे होता ना हम किसी को शेयर दे देते थे और लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ या कुछ इस तरह का, वो बंदा हमें छोड़ के चला गया, अज्यूम कर लो रिटायर हो गया, अभी वो शेयर्स अज्यूम कर लो रिस्ट्रिक्शन रिमूव होगी कोई 3 साल बाद जाके, 4 साल बाद जाके, लेकिन उसको बेनिफिट मिलना है ना अभी कहीं ना कहीं जाके, तो रिटायरमेंट के बाद वो बेनिफिट हम सैलरी के तौर पे, चाहे शेयर मिल गया आज, लेकिन उनको बेच नहीं सकता, डिविडेंड तो जा रहा होगा ना उसके घर। जो इस तरह मिल रहे होंगे ना, जो डायरेक्टर्स फीस के तौर पे या वो स्टॉक ऑप्शन वगैरह में उसने पार्टिसिपेट किया हो, ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद, उस वो मेरे बच्चे एक्सेप्शन में शामिल नहीं। मतलब ये आप रेम्यूनरेशन ही कंसिडर करें।
शेयर्स वगैरह, या कोई डायरेक्टर्स की फीस बाद में मिल रही है उसको, याद रखेंगे। होता है ना कोई मीटिंग शीटिंग अटेंड करने के लिए हम उसको बुला लेंगे, डायरेक्टर्स के तौर पे उसको रिम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, हम कहेंगे चले सर आप रिटायर होकर जा रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे आगे मीटिंग अटेंड कर लिया करें, और हम उसको पे कर रहे हो कुछ, तो ये बीच में काउंट नहीं करना आप। नहीं ना समझाया, इतना देखा, गौर कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा तरीके से कर लें, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको याद भी करना है आपने, चाहे अल्फाज जरा थोड़े से अपने जो आप करते हैं उस तरह कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करना है इसका मतलब फौत ना हो, जिन्हों का मतलब कुछ और बन रहा हो, माशाल्लाह लिख कुछ और रहे हो। ही इज ए, मेरे वाला रिश्तेदार, देखता है ना करीब का रिश्तेदार है कि दूर का, पूछते हैं ना कभी, ये किसकी बात कर रहा है, दूर के रिश्तेदार की नहीं बात कर रहा है, क्लोज रिलेटिव की बात कर रहा है। इज ए क्लोज रिलेटिव ऑफ द कंपनीज प्रमोटर। ये प्रमोटर कौन सा बोला, वो जो कंपनी बनाने में शामिल थे, कभी याद है जब वो मेमोरेंडम के अंदर सब्सक्रिप्शन क्लॉज लिखने की बारी आई थी, और हमने कहा था कोई शेयर लेने का वादा करो, कुछ लोग उठ के चले गए थे, कह रहे बस इतने ही, तो ये भी बनाने में तो शामिल थे ना। कंपनीज के प्रमोटर डायरेक्टर आर मेजर शेयर होल्डर्स, वो लोग जो कंपनी को चलाने वाले, बनाने वाले हों, चलाने वाले हों, या कंपनी के जो मेजर शेयर होल्डर पता चल गया ना, कंपनी के 10% या उससे ज्यादा के जो शेयर होल्डर हैं उनके रिश्तेदार, उनके अगर क्लोज रिलेटिव हैं, ये बंदा भी हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो। लेकिन देखो किन के रिश्तेदारों की बात हो रही है, ये 4 नाम याद रखने, ये 4 नहीं बल्कि 3 नाम। एम्प्लॉय का रिश्तेदार आके डायरेक्टर बन सकता है, कोई मना नहीं किया हुआ कहीं पे, मना किया एम्प्लॉय का डायरेक्टर हो, नहीं मना किया हुआ कहीं पे, किस किस को मना किया। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टर रिलेटिव आके बन सकता है डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टर होता है बेटा, याद है, बकवास करके आए थे कि वो डीम डायरेक्टर है, अगर बाहर से भी आया हो, भूल तो नहीं गए उस बात को, तो डायरेक्टर ही होता है ना वो। तो कंपनीज का प्रमोटर, डायरेक्टर या मेजर शेयर होल्डर, अगर इनका कोई करीबी रिश्तेदार होगा तो हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट। अब उसने बोला करीबी रिश्तेदार का मतलब क्या है, मतलब इनका स्पाउस, लीनियर असेंडेंट, डिसेंडेंट एंड सिबलिंग्स, यानी कि बहन भाई, बीवी बच्चे और बापे दादे, तो ना ये बंदा खड़ा हो। इसके लीनियर असेंडेंट कौन है, असेंड, असेंड होता है ऊपर को जाना, बाप दादा परदादा, और डिसेंडेंट कौन है, बेटे पोते दोते, इस तरह के। स्पाउस कौन है, अगर ये खातून है तो हस्बैंड, अगर ये खुद मर्द है तो इसकी वाइफ, और सिबलिंग कौन आ जाएंगे, बहन भाई। तो उसने सारे कवर करने की कोशिश की है, लेकिन बंदे कौन से ये ध्यान रखना, इनके इनके अलावा बाकी कोई बंदा होगा उसका क्लोज रिलेटिव हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, याद रखेंगे। कहेगा फलाना बंदा हमारी कंपनी में एचआर का मैनेजर है, उसका दादे को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं, वो दादा की पोती भी याद आ गई मुझे, याद है कि दादा की पोती थी, मैं दादा की पोती हूँ, ये खंबे शंबे सड़कें मेरे दादे नहीं बनाई तन पर, हाँ मेरे दादा भी हैं, हाँ मेरे प्यो भी हैं, इस तरह की बातें करते थे। अच्छा वो इलेक्शन हारी, वो साथ ही बाहर चली गई, वैसे भी जीत के उसने बाहर ही जाना था, वहीं तनख्वाह लेती रहती, अमीर लोगों के, अमीर बच्चों के अमीर, ये ऐसे ही मासूम मासूम ख्वाहिशात होती, लेकिन बाहर लोगों को एक अच्छी एंटरटेन मिल गई उनको यादगारी तौर पे। अब जब भी इलेक्शन आया करेगा ये खातून, चाहे आए ना आए, लेकिन इसकी पुरानी वीडियोस लाद भी आएंगी मार्केट, ले बेटा। तो क्लोज रिलेटिव ये समझ आ गई इस पॉइंट की थोड़ी सी, कहता है he holds cross directorship or has significant link with other directors through involving in other companies or bodies not being the association license, इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो, ये लहरा से अहम। अभी मैंने आपको बताया था कि बेटा ये क्रॉस डायरेक्टरशिप लिंक का मतलब क्या है, हमने डिस्कस किया कि अज्यूम कर लो ये हमारी कंपनी है सीएफई लिमिटेड, और इसका एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, ये मिस्टर ए किसी और कंपनी आई कैप लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, आई कैप लिमिटेड में भी ये बंदा मिस्टर ए यहां पे भी डायरेक्टर है, और आई कैप लिमिटेड में इसके साथ मिस्टर बी भी डायरेक्टर बन के बैठा हुआ, सी भी डायरेक्टर बन के बैठा। हम मिस्टर बी को अपनी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, वो बोलेंगे भाई तेरा हमारे साथ क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला लिंक है, वो भी हैरान हो गया सर ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला लिंक क्या होता है वाला, उसको कहना हम पढ़े लिखे बच्चे, हम बताएंगे आप हैं, आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर के साथ किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठे हो, तो आपका हमारे साथ कौन सा ताल्लुक हो गया, क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला लिंक, याद रखेंगे मेरे बच्चों। तो ऐसे लोग भी हमारी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते। लेकिन अगली बात आप देखना, ये जो आईकैप लिमिटेड है ना, ये चलो इसी की बात कर लेते हैं। आईकैप लिमिटेड वैसे भी है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सेक्शन 42 वाला, ये क्या है,
सेक्शन 42 वाली एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये हमारी कंपनी का डायरेक्टर, यहां पे भी डायरेक्टर है, और ये मिस्टर बी इसमें इसके साथ डायरेक्टर बन के बैठा हुआ। क्या ये हमारे लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? कहते हैं हाँ, ये हो सकता है। यानी कि अगर वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाला क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला लिंक हो, वो चलेगा। उसकी कोई, वो कौन सा प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हों, वो भले के लिए बैठे हों। समझ लो उसमें जो डायरेक्टर काम कर रहे होंगे भले के लिए काम कर रहे होंगे, भले क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं समझे मेरा ख्याल इस बात की। अब अल्फाज दोबारा पढ़ो, आपको समझ आएगी। खैर, हमारी क्लास कितने बजे तक है? दो। अच्छा, बस इसको, बस ये पॉइंट एच तक है। ही होल्ड्स क्रॉस डायरेक्टरशिप और हैज सिग्निफिकेंट लिंक विद अदर डायरेक्टर थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन अदर कंपनी। ये तो बात यहां तक कंप्लीट होगी, या बॉडी। लेकिन इसमें एक चीज निकाल दो, नॉट बीइंग द एसोसिएशन लाइसेंस एज नॉट फॉर प्रॉफिट। कहते हैं इसमें से वो एसोसिएशन शामिल नहीं होगी, बॉडीज शामिल नहीं होंगी। यानी कि इसमें बैठा हुआ डायरेक्टर अगर हमारे, यानी कि हमारा डायरेक्टर यहां पर भी अगर डायरेक्टर हो, और इसका कोई डायरेक्टर आगे हमारी कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट अपॉइंट हो रहा, तो वो हो सकता है। इसको क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला नहीं समझना आप, याद रखेंगे। ही हैज सर्व्ड ऑन द बोर्ड फॉर 3 consecutive टर्म्स एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये याद रखना, इसको लिख लो, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी कि ये जो आम एग्जेक्टिव या नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते हैं, यही 3 लगातार टर्म में अगर डायरेक्टर बन जा रहे हो, तो चौथी टर्म में शायद वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। नहीं नहीं, अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात हो रही है, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कोई बंदा हमारे बोर्ड पे लगातार 3 कंसेक्यूटिव टर्म में सर्व करता रहा हो, तो एक टर्म फिर उसको खाली छोड़नी पड़ेगी, ताकि वो दोबारा से इंडिपेंडेंट बन जाए। याद रखें, अब वो दे देगा पेपर के अंदर, फलाना मिस्टर है 2015 में हमारी कंपनी का डायरेक्टर बना हुआ इंडिपेंडेंट, पहली दफा, फिर अगले टर्म के लिए फिर उसको बना, फिर अगले टर्म के लिए फिर उसको बना। अब 2026 में जाके हम दोबारा से उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो 2015 में बना, तो शायद 9 साल गुजर चुके हैं। 2026 की बात हो रही है ना, 15 से 26, तकरीबन 11वें साल में एंटर हो गए। नहीं समझ आ रही? बन सकता है वो? नहीं, एक पूरी टर्म बीच में खाली छोड़नी है। मतलब 9 साल वो और 3 साल वो, मतलब 12 साल। वो देख लीजिएगा, पेपर में जब पूछेगा, अल्लाह करे इतना दिमाग चल रहा हो। He served on the board for more than 3 consecutive terms, 2 consecutive terms। अगर कहता है पब्लिक सेक्टर, तो फिर 2 डेट ऑफ हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट। और ये कहां से शुरू होगा टाइम? जब जिस दिन वो पहली दफा अपॉइंट हुआ, तो उस दिन से। तो 3 टर्म्स तक अगर वो बनता आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। फिर यानी कि चौथी के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होगा। चौथी के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 3 साल बीच में गैप डालना पड़ेगा। ए पर्सन नॉमिनेटेड एज ए डायरेक्टर बाय क्रेडिटर, गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट, ये कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चाहे वो सारे क्राइटेरिया ऊपर के पूरे करें, नॉमिनी डायरेक्टर कभी हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। याद रखेंगे मेरे बच्चे, यहां तक आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ गया ना? एक ये आखिरी बात भी देख चुके। कहता कि पब्लिक सेक्टर के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होगा जो किसी और पब्लिक सेक्टर में काम ना कर रहा हो। यानी कि ये नहीं कि एक बंदा पब्लिक सेक्टर कंपनी में नौकरी भी कर रहा हो और एक पब्लिक सेक्टर में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के बैठा। तो अगर एक बंदा एक इदारे को छोड़ के बैठा हुआ है पब्लिक सेक्टर को, 2 साल के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये नहीं कि वो एक इदारे को छोड़ के बैठा हो, दूसरे इदारे में भी काम कर रहा हो, और वो उसके लिए जिसमें नौकरी छोड़ी थी उसके लिए वो क्या हो जाए? इंडिपेंडेंट हो जाए। यानी कि ऐसा बंदा पब्लिक सेक्टर के लिए इंडिपेंडेंट होगा जो कोई और गवर्नमेंट की नौकरी ना कर रहा हो, और उसको नौकरी अगर कर भी रहा था, छोड़े हुए 2 साल गुजर चुके हैं। याद रखेंगे इस बात को। आप सीएफई में, ये पब्लिक सेक्टर है, आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं आपको, लेकिन साथ आप आई कैब में जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर वहाँ पे नौकरी भी कर रहे हैं अभी भी, आप सीएफई के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होंगे। एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर शैल नॉट बी इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान और एनी ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी और एनी बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के किसी इदारे में बंदा काम ना कर रहा हो, किसी भी इदारे। यहाँ तक अच्छे तरीके से पढ़ के, ये बड़ी आसान बात है। आगे आगे जो अल्फाज लिखे हुए ना, इनको देख के घबरा नहीं जाना आप। एक कहानी की सूरत में एक ही पेज के ऊपर हम सारा डिस्कस कर लेंगे इसको। बस उस तरह याद रखिएगा, जब पूछेगा तो उसी तरह आपने अपने अल्फाजों में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये कोई उस तरह का कानूनी, ये तरीकाकार है। ये कानूनी, इसमें थोड़ी सी कानून की रेगुलेशंस की बात आएगी इस तरह की, ये वाली। अदरवाइज मेरे बच्चे, ये जस्ट एक तरीकाकार समझा रहा है आप, वो तरीकाकार आप समझ लीजिएगा। उम्मीद है नहीं पूछेगा इसमें से, पूछ भी ले तो आप तरीकेकार के मुताबिक अपने अल्फाजों में कहानी की सूरत में लिखेंगे उसको, जो भी लिखे। याद रखेंगे। तो इसलिए अगली जितनी बातें लिखी हुई प्रोसीडिंग से पहले पहले, इनके बारे में आपने हरगिज़ नहीं घबराना। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल इस चैप्टर को खत्म कर, मतलब मंडे को, क्योंकि आपकी क्लास 1.25 घंटे की हो। देखो स्पीड स्पूड तो नहीं ना, यकीन कर लो, नॉर्मल क्लास में भी मैं ये डेफिनेशन एक दिन में ही करवाता हूँ। तो नॉर्मल क्लास होती है, तो फास्ट टैग में भी खुद सोचें एक दिन में हमने इसको कवर किया, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा अप्रोच। मंडे को आपका चैप्टर नंबर 3 का दोबारा से टेस्ट होगा।
सॉरी 1 2 3 अल्फाज सही करना है।